होते कचऱ्या संकलनाच्या संदर्भात. एकही तो घेण्यात आलेला नाही. स्थायी समितीची बैठक आहे. कचऱ्याचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्या ठिकाणी आरोग्याच्या संदर्भातल्या अनेक समस्या आहेत. काय देखिए, जैसे पानी एक असेंशियल सर्विस है, वैसे ही गार्बेज कलेक्शन भी एक असेंशियल सर्विस है। और आज कई सारे ऐसे प्रस्ताव थे, ग्रुप 13, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 9, ऐसे 5 ग्रुप के आज प्रस्ताव थे, पर सारे प्रस्ताव को नॉट टेकन किया गया। ज़रूरी ये जानना था कि जब ये टेंडर 7 साल के ख़त्म हुए, तब मोबिलाइजेशन के लिए इन्हें 6 महीने का टाइम हमने दिया, पर आज जो केस पेपर हमें मिला था स्टडी के लिए, उसके अंदर 9 महीने का मोबिलाइजेशन पीरियड था। और मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर 2 बार एक्सटेंशन के लिए ये प्रपोज़ल आया, जिसे हमने 37 करोड़ से ज़्यादा एक्सटेंशन दिया। यानी अगर कोई टेंडर ख़त्म होता है तो जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं उन्हें गाड़ी का अरेंजमेंट करना, उन्हें पूरा सेटअप लगाने के लिए 6 महीने का एक मोबिलाइजेशन का पीरियड दिया जाता है। पर 6 महीने के अलावा फिर से उन्हें एक और एक्सटेंशन दिया गया। और आज हमें जो केस पेपर दिया गया था उसमें ऐसा उल्लेख था कि उसमें आयुक्त हमसे, बीएमसी हमसे 6 महीने का और एक्सटेंशन मांग रही है। यानी कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइजेशन के लिए पूरी तैयारी करने के लिए और 6 महीना होने चाहिए, या जब तक उनकी गाड़ी का बंदोबस्त, नई व्हीकल्स का उनका अरेंजमेंट नहीं होता तब तक। तो ये जो सेकंड क्लॉज था कि अगर उनके व्हीकल्स का अरेंजमेंट नहीं हुआ, अगर व्हीकल्स का अरेंजमेंट 1 साल नहीं हुआ, तो क्या 1 साल तक ये टेंडर को ऐसे ही एक्सटेंड करके लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? क्योंकि देखिए, कोई भी टेंडर को हम 4% कंटेंजेंसी देते हैं। इस टेंडर के अंदर हमने 4% कंटेंजेंसी अमाउंट दिया था, जो तकरीबन सारे ग्रुप्स को मिलाएंगे तो, इन ग्रुप्स को मिलाएंगे तो 25 करोड़ है। और अगर सारे मुंबई के ग्रुप्स को मिलाएंगे तो 75 करोड़ से ज़्यादा जो हमने कंटेंजेंसी दिया था। तो उस कंटेंजेंसी अमाउंट का क्या हुआ? हमारा एक सवाल ये था। कंटेंजेंसी का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है और लास्ट ईयर आ गया, प्राइस हाइक हो गई, उसका काम बढ़ गया, तो उसके लिए हम 4% कंटेंजेंसी देते हैं, जिसको हमने इसमें दिया था। पर अब जब एक्सटेंड कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो 4% कंटेंजेंसी कहाँ चली गई? तो ऐसे कई सारे सवाल थे जिस पे जवाब हमें लेना था। लेकिन आज सारे ग्रुप्स के जो टेंडर से उन्हें नॉट टेकन किया गया। मुझे लगता है कि अगली बार अगर शायद वो आएगा तो उसके ऊपर आवाज़ उठा के हम मुंबई कर की जो ज़रूरत है, मुंबई कर तक जो उनका हक है वो पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जैसे पानी देना एक एसेंशियल सर्विस है, वैसे ही गार्बेज कलेक्शन भी एक एसेंशियल सर्विस है। और आज आप देखिए कि गार्बेज कलेक्शन नहीं होने की वजह से बीमारियां बढ़ती है, और बीमारी होने से हमारे बीएमसी के हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ रहा है। और ऑलरेडी हमारे बीएमसी के हॉस्पिटल्स पे इतना लोड है कि वहाँ बेड नहीं है, पेशेंट को सोने की मशीन्स अवेलेबल नहीं है, उन्हें ऑक्सीजन्स नहीं है। तो गार्बेज कलेक्शन सिर्फ कचरा उठाने तक ही सीमित नहीं है, वो हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। और हेल्थ जो मुंबई की, सबको उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अगली बार अगर ये टेंडर्स आएंगे तो इस पे मुंबई कर की आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और इसमें आप लोगों का भी साथ हमें ज़रूरी है। जुहू समुद्रकिनारी अजून देखील मोठ्या प्रमाणावर कचरा पाहायला मिळते। खरं तर महापौर सांगत असतात की त्या पाहणी करणार आहेत, परंतु 17वा दिवस आजचा तरी देखील पाहणी देखील करण्यात आलेली नाहीये। देखिए, जुहू बीच जो है, जहाँ पर मुंबई में पर्यटक आते हैं, जो मुंबई से बाहर के लोग, जो विदेशी लोग हैं वो भी आते हैं। और जुहू बीच ये हमारी एक आइडेंटिटी है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग दुबई जब जाते हैं तो वो दुबई में बीचेस घूमने जाते हैं, वैसे ही मुंबई में जब बाहर से लोग आते हैं वो भी बीचेस घूमने जाते हैं। और आज कई दिन हो गए, कई दिन से वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, कई दिन से वहाँ गार्बेज पड़ा हुआ है। और लास्ट स्टैंडिंग में हमने एक शायद मुझे कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, हमने लास्ट स्टैंडिंग एक टेंडर पास किया था, जिसमें वो सारा कचरा उठाकर डंपिंग ग्राउंड में फेंकने का प्रपोजल था। और शायद वो पास भी हुआ है, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, कमिश्नर से, आपके चैनल के माध्यम से मेयर महोदया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जब आए तो उन्हें एक साफ़ सुथरी क्लीन मुंबई दिखे। सर एक प्रश्न राहिला आहे। तर महापौरांच्या घराच्या इथे सुरक्षेसाठी बॅरिकेडिंग लावून ठेवलेले आहे, त्यामुळे आतला रस्ता अडला गेलेला आहे। तर नेमकं तुम्ही काय कसं सांगाल?
पुन्हा एकदा महापौर जे आहेत ते अडचणीमध्ये सापडू शकतात, कारण त्यांच्या बंगल्यासमोर सुरक्षेच्या कारणास्तव मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेडिंग लावले गेलेले आहेत. त्यामुळे विरोधक जे आहेत ते आता पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. महापौरच्या पदावरती राहतील का पुढील काही वर्षामध्ये, कारण अशा अनेक घटना ज्या आहेत त्या वारंवार घडलेल्या आहेत. देखिए, महापौर जो है वो हमारे मुंबई का, हमारे बीएमसी का एक हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण पद है. ठीक है, अगर महापौर के घर के आगे बैरिकेडिंग किया गया है उनकी सुरक्षा को लेके, पर महापौर भी हमारी तरह एक आम इंसान है. उन्हें और उनको जो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह महापौर उसी तरह एक आम इंसान भी है. हमें सबके बारे में सोचना चाहिए ताकि सबका समय बच सके. आपने देखा होगा कि वो जो महापौर के घर के पास का जो रोड है वो बहुत ही बिजी रोड है, क्योंकि वहाँ भी पर्यटक आते हैं, वहाँ भी लोग आगे मरीन ड्राइव के पास घूमने के लिए जाते हैं. तो मुझे लगता है कि महापौर की जो सुरक्षा देते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जैसे महापौर है वैसा एक आम छोटा आदमी भी है, सबको इक्वली राइट्स मिलना चाहिए. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.